यार एक सवाल कि अगर ये कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स खुदा ने बनाया है तो फिर खुदा तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, फिर वो कैसे बन सकता है खुद ब खुद। तो दोस्तों इस सवाल ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया है। चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दे देता हूँ और मुझे बताना कि आपको ये जवाब सेटिस्फाइंग लगा या नहीं। तो ये सवाल जो पूछते हैं वो केवल और केवल एथियस्ट ही पूछते हैं। हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि एथियस्ट क्या मानते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं और मैं साबित करूँगा कि एथियस्ट कैसे हमसे ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, हमसे ज़्यादा फेथ रखते हैं। तो दोस्तों एक तरफ हमारे पास मौजूद है एथियस्ट बॉय रिचर्ड और दूसरी तरफ एक मुस्लिम बॉय एक थियस्ट मौजूद है। तो एथियस्ट लोग कहते हैं यूनिवर्स जो है वो किसी गॉड ने नहीं बनाया है, लेकिन जब से हमको पता चला है कि ये यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये यूनिवर्स की भी स्टार्टिंग है, इस कायनात की भी स्टार्टिंग है, ये कायनात हमेशा से नहीं है, तो एथियस्टों ने, नास्तिकों ने जब से ये कहना शुरू कर दिया है कि जो एनर्जी इस यूनिवर्स को बनाने के लिए चाहिए थी वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। उसे आप एनर्जी कह लो या कुछ और भी कह सकते हो, एथियस्ट उसको एनर्जी कहते हैं। वो मानते हैं कि ये एनर्जी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मतलब एथियस्ट मानते हैं कि कुछ तो था जो हमेशा से था, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स बना है। मतलब ये चीज कॉज ऑफ एवरीथिंग है, हर चीज इससे है, ये एनर्जी जो कि हमेशा से थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तवानाई से कायनात बनी है वो एनर्जी, वो तवानाई तो हमेशा से है। अब एक थियस्ट मुस्लिम को देखते हैं तो थियस्ट भी यही मानते हैं, थियस्ट भी यही कहते हैं कि अल्लाह ने ये यूनिवर्स को बनाया है और अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया था। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया है। तो एथियस्ट कहते हैं एनर्जी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, और वहीं थियस्ट भी यही कहते हैं कि अल्लाह हमेशा से था और अल्लाह हमेशा रहेगा, गॉड हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो दोनों के दोनों ये मानते हैं कि कुछ तो हमेशा से था, कुछ तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों का इस पॉइंट पे बराबर का फेथ है, या आप लोग कह सकते हो ये दोनों चीजें एक ही हैं। थियस्ट भी गॉड को कॉज ऑफ एवरीथिंग मानते हैं और एथियस्ट भी इस एनर्जी को कॉज ऑफ एवरीथिंग मानते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो जैसा कि हमने जाना है इस वीडियो में कि ये यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती है। तो अब रिचर्ड डॉकिंस ये पूछ रहा है, अगर ये यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसका बनाने वाला कितना कॉम्प्लेक्स होगा, वो कैसे वजूद में आ सकता है खुद ब खुद। और अगर गॉड खुद ब खुद वजूद में आ सकता है तो ये यूनिवर्स भी खुद ब खुद बन सकता है। तो दोस्तों सवाल तो बहुत लॉजिकल है बंदे का, लेकिन दोस्तों ये सवाल तो हम खुद एथियस्ट से भी पूछ सकते हैं। भाई आप लोग ये मानते हो कि इस कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को एक हमेशा से मौजूद एक एनर्जी ने बनाया है, तो ये सवाल तो मैं अब आपसे भी पूछ सकता हूँ, अगर ये यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है तो वो एनर्जी कितनी कॉम्प्लेक्स होगी जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। अगर वो एनर्जी हमेशा से हो सकती है तो ये गॉड भी हमेशा से हो सकता है। बात दोनों जगह एक ही है, अगर गॉड हमेशा से नहीं हो सकता है तो एनर्जी भी हमेशा से नहीं हो सकती है, अगर एनर्जी हमेशा से हो सकती है तो गॉड भी हमेशा से हो सकता है। तो इस पॉइंट पर भी दोनों का फेथ बराबर है। ये सवाल एथियस्ट भी पूछ सकते हैं और थियस्ट भी पूछ सकते हैं। अगर ये यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसका बनाने वाला गॉड कितना कॉम्प्लेक्स होगा, और थियस्ट भी कह सकते हैं अगर ये यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसकी बनाने वाली एनर्जी कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। तो दोनों का फेथ बराबर है। दोस्तों अब रिचर्ड डॉकिंस कह रहा है कि वो जो सबसे पहले था, मतलब ये जो सबसे पहले एनर्जी थी ये बहुत सिंपल थी, मतलब वो एनर्जी बहुत सिंपल थी। क्लिप सुनिए। Whatever it is, it's very, very simple. And लेकिन दोस्तों ये बात तो थियस्ट भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, फिर तो गॉड भी सिंपल है। अगर एथियस्ट इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स बनाने वाली एनर्जी को सिंपल कह सकते हैं तो हम भी इस यूनिवर्स को बनाने वाले गॉड को सिंपल कह सकते हैं। तो फिर से दोनों का बराबर फेथ आ जाता है, दोनों बराबर फेथ पे आ जाते हैं। रिचर्ड डॉकिंस कह रहा है कि ना जाने कितने यूनिवर्स फेल हुए होंगे, मतलब कितने बिग बैंग फेल हो गए होंगे, तब जाके हम इस लकी यूनिवर्स में, इस सक्सेसफुल यूनिवर्स में मौजूद हैं। अब एक थियस्ट यहाँ पर कह सकता है, पहली बात यह है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इस यूनिवर्स के मैथमेटिकल नंबर्स इस यूनिवर्स को एक इत्तेफाक नहीं कह सकते हैं, ये यूनिवर्स कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। This cosmological constant is
tuned to 1 part and 10 to the 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental. मान लो, सिर्फ मान लो, मैं नहीं कह रहा ऐसा है, मान लो कि इस मल्टीवर्स में कुछ यूनिवर्सेस अनसक्सेसफुल हैं, यूनिवर्सेस खराब हैं इस मल्टीवर्स में, तो जब भी इस एनर्जी की पावर को, इस एनर्जी की कॉम्प्लेक्सिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इस एनर्जी ने ही इस यूनिवर्स को बनाया है। मतलब ये है कि जहां ये एनर्जी खराब यूनिवर्स बना सकती है, वही ये एनर्जी अच्छे यूनिवर्स भी बना सकती है। तो इस एनर्जी को भी फाइन ट्यून होना जरूरी है ताकि ये अच्छे यूनिवर्स भी बना सके, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते क्योंकि इसने ही ये यूनिवर्स बनाया है। स्टीफन मायर की क्लिप सुनिए। The force of new mechanisms that have been proposed as possible ways of generating new universes themselves require fine-tuning. So in order to explain the fine-tuning, you have to posit prior universe-generating mechanisms that themselves require fine-tuning. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों थियस्ट का एक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास किसी भी मल्टीवर्स का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है किसी भी तरीके का। There are no experimentally tested laws of physics telling us that these other universes exist. No evidence for leprechauns, no evidence for unicorns, no evidence for the existence of other universes with different values of these fundamental constants. एक तो कोई एविडेंस नहीं है, ऊपर से एथियस्ट कह रहे हैं हो सकता है कुछ यूनिवर्सेस खराब हो। तो मतलब दोस्तों गॉड में मानने वाले जब फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं तो वो एक फैक्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि ये फाइन ट्यूनिंग एक फैक्ट है। Explains. Fine-tuning in physics refers to the fact, the observed fact, that were we to modify the constants of nature just slightly, life would never appear in this universe. लेकिन एथियस्ट तो बेचारे एक थ्योरी का सहारा ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। मतलब दोस्तों कितनी अजीब बात है, मतलब एक एथियस्ट एक थ्योरी का सहारा ले रहा है और एक थियस्ट एक फैक्ट के ऊपर बात कर रहा है। तो इस वजह से एक थियस्ट का एक पॉइंट हो चुका है। तो दोस्तों अब एक एथियस्ट कोई भी आर्ग्यूमेंट देगा गॉड के अगेंस्ट तो वो इस एनर्जी पर भी अप्लाई होगा। तो अब मैं आपको ये साबित करता हूँ कि मैं एक बिलीवर क्यों हूँ, मैं एक थियस्ट क्यों हूँ, क्यों मुझे थियस्ट एक ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है। तो एथियस्ट कहते हैं ये जो एनर्जी है वो अनकॉन्शियस है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाय लक हो रहा है, इसके पीछे किसी की कॉन्शियसनेस का हाथ नहीं है। और थियस्ट मुस्लिम कहते हैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कॉन्शियस गॉड है, ये गॉड ने अपनी मर्जी से ये यूनिवर्स बनाया है और इस गॉड के पास विल भी है। और आज की मॉडर्न साइंस भी कह रही है ये यूनिवर्स में हमारा होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये कोई लक नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस यूनिवर्स को इत्तेफाक नहीं मान सकती है। तो अब एक थियस्ट के दो पॉइंट हो चुके हैं। अब एथियस्ट कहते हैं हम इरैशनैलिटी से रैशनैलिटी की तरफ आए हैं, मतलब शुरू में चीजें बस रैंडमली अरेंज हो रही थी और उसके बाद एवोल्यूशन शुरू हुई है, मतलब रैंडमली सब कुछ हो गया। अगेन इसका कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि खुद रिचर्ड डॉकिंस इस बात को मानता है कि जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं तो एक डिजाइनर नजर आता है। क्लिप सुनिए। And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. जबकि थियस्ट मानते हैं जो भी आज हम देखते हैं वो सब एक कॉन्शियस गॉड ने बनाया है जो कि खुद भी रैशनल है, मतलब एक तरफ तो एरो इरैशनैलिटी से रैशनैलिटी की तरफ जा रहा है जो कि एथियस्ट मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ रैशनैलिटी से रैशनैलिटी की तरफ जा रहा है एरो जो कि थियस्ट मानते हैं। तो एक थियस्ट का आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग है और साइंटिफिक है क्योंकि जिस एनर्जी ने या जिस भी चीज ने इस यूनिवर्स को बनाया है वो एक कॉन्शियस गॉड ही कर सकता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों एक थियस्ट मुस्लिम का एक पॉइंट और बढ़ गया। तो अब आप समझ बना सकते हैं कि मैं मुस्लिम क्यों हूँ, मैं एक गॉड में मानने वाला क्यों हूँ, क्योंकि एक गॉड को मानना ज्यादा सेंसिबल चीज है। एथियज्म तो टोटली नॉनसेंस पर बेस्ड है। Why is that funny?
Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing.